नमस्ते यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आप प्रीलिम्स 2026 की तैयारी में लगे हैं ना, तो आज का सेशन आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बेहद जरूरी हैं। चलिए आज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में फटाफट डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। वेस्ट एशिया में जैसा कि आप देख रहे हैं, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा डायरेक्ट असर भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर पड़ने वाला है। आखिर कैसे? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो खबर क्या है? देखिए, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग ली और इसका मेन फोकस क्या था? फोकस था कि इस कॉन्फ्लिक्ट से भारत पर जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा ना, उसको कैसे कम किया जाए। और ये मीटिंग पता है कब हुई? ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। सोच के देखिए, ये वो रास्ता है जो दुनिया के ऑयल ट्रेड के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस मामले की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। इनके बीच तनाव एकदम पीक पर है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग लेन्स, इन सब पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। अब ऐसे माहौल में इंडिया क्या करे? तो भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंस लिया है। हमने कहा है भाई, शांति बनाए रखो। क्यों? क्योंकि हमारे इन सभी देशों के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। ओके, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले 3 की टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्या है? बस इतना समझ लीजिए, ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है, पर ये इतना क्रिटिकल है कि इसे आप दुनिया का ऑयल हाईवे कह सकते हैं। दूसरा है मिटिगेटिंग मेजर्स। सिंपल भाषा में ये सरकार के वो कदम हैं जिससे किसी भी बुरे असर को कम किया जा सके। और तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब देश के लिए तेल और गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के हमेशा बनी रहे। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में सीधा सवाल बन सकता है कि इंडिया, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच रिश्तों को कैसे बैलेंस करेगा। ये एक बड़ी चुनौती है। और जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमी और सिक्योरिटी, वहां तो उसके कई डायमेंशंस हैं। बढ़ते तेल के दाम, महंगाई, उस रीजन में जो लाखों भारतीय रहते हैं उनकी सेफ्टी का क्या, और हमारी समुद्री सुरक्षा, ये सभी पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब इसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि इंडिया की पोजीशन में क्या अच्छा है और क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, फायदा यह है कि हमारे न्यूट्रल स्टैंड की वजह से दुनिया हमें एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पर देखती है। हम एक मीडिएटर यानी शांति दूत का रोल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़े हैं। अगर तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो सोचिए, पूरी इकोनॉमी हिल सकती है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड सिंपल है। हमें अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक बातचीत लगातार जारी रखनी होगी। चलिए अब फटाफट कुछ प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स ले लीजिए, ये बहुत काम आएंगे। पहला, याद रखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ठीक है। दूसरा, ऑपरेशन राहत का नाम याद है? ये भारत ने यमन से अपने लोगों को निकालने के लिए चलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं? यूएई और सऊदी अरेबिया में। इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, रेडी फॉर अ क्विक टेस्ट? चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। स्टेटमेंट 2, ये पर्शियन गल्फ को रेड सी से जोड़ता है। तो आपके हिसाब से सही जवाब क्या होगा? सोच लीजिए। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, रेड सी से नहीं। ज्योग्राफी में ये छोटी छोटी बातें ही मार्क्स दिलाती हैं। और अगर मेंस की बात करें तो आपसे इस तरह का एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप इसका आंसर लिखें तो ध्यान रखें, आपको 2 हिस्सों में बात करनी है। पहला, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जैसे डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, और दूसरा, इकोनॉमिक चैलेंजेस जिसमें आप ऑयल प्राइस, ट्रेड और इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी जैसे पॉइंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। एक बैलेंस्ड आंसर ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो अभी हमने बात की ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं देश की एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पर। हमारा अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकृति 2026 समिट। ये भारत के लिए कार्बन मार्केट बनाने की दिशा में एक, कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो न्यूज़ क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम बीईई कहते हैं, उसने प्रकृति 2026 नाम से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। और इसका गोल क्या है? एक ही बड़ा गोल है, भारत का अपना डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बनाना।
अगर ये सफल हो गया ना, तो ये हमारे क्लाइमेट गोल्स के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होगा। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक से कहां से आ गया? तो ये अचानक नहीं है। इसकी जड़ें, इसका बैकग्राउंड पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा है। याद है ना, वहां भारत ने अपने एनडीसीज यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के टारगेट दिए थे। हमारा गोल है अपनी जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी को कम करना। अब इस गोल को हासिल करने के लिए एक मार्केट बेस्ड सिस्टम की जरूरत थी, और इसके लिए जमीन तैयार करने के लिए सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी अमेंडमेंट्स यानी बदलाव भी किए हैं। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं। पहला, कार्बन मार्केट। ये आम बाजार जैसा ही है, बस यहां कार्बन क्रेडिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब कार्बन क्रेडिट क्या है? ये एक सर्टिफिकेट है कि आपने 1 टन CO2 का एमिशन कम किया है, और कैप एंड ट्रेड इसका सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार ने हर कंपनी को पोल्यूशन करने का एक कोटा दे दिया, यानी एक कैप लगा दी। अब जो कंपनी उस कोटा से कम पोल्यूशन करती है, उसके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट्स बच जाते हैं। वो इन क्रेडिट्स को उस कंपनी को ट्रेड यानी बेच सकती है जिसका पोल्यूशन कोटा से ज्यादा हो गया है। इससे क्या हुआ? कम पोल्यूशन करने वालों को फाइनेंशियल फायदा मिला। सिंपल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए मस्ट डू है। एनवायरनमेंट सेक्शन में ये सीधा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से जुड़ा है। इकोनॉमी सेक्शन में ये ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। और प्रीलिम्स के लिए तो इसके कीवर्ड्स जैसे एनडीसीज, बीईई, पेरिस एग्रीमेंट, इन पर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। चलिए इसका भी एक एनालिसिस कर लेते हैं। इसके प्रोस क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये एमिशंस कम करने का एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। इससे ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी काफी सीरियस हैं, जैसे कार्बन का सही प्राइस कैसे डिसाइड होगा, और सबसे बड़ी चुनौती है मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन। कैसे पक्का करेंगे कि जो कंपनी क्रेडिट बेच रही है उसने सच में उतना पॉल्यूशन कम किया है? फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, राइट? इसीलिए इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पूरी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ेगी। ओके, प्रीलिम्स बूस्टर टाइम। फटाफट नोट कीजिए, कार्बन मार्केट की नोडल एजेंसी कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ग्लोबल लेवल पर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूरोप का EU ETS, और इंडिया में इससे मिलती जुलती स्कीम का नाम PAT स्कीम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। बहुत जरूरी है ये सब। एक और छोटा सा MCQ, कैप एंड ट्रेड। ये टर्म आपने खबरों में देखा होगा। इसका रिलेशन किससे है? आई एम श्योर आपको पता होगा। इसका सही जवाब है C, एमिशंस ट्रेडिंग। जैसा हमने अभी डिटेल में समझा, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। और मेंस में इस पर एक क्लासिक क्वेश्चन बन सकता है। पहले आपको डिफाइन करना होगा कि कार्बन मार्केट क्या है। फिर आपको डिस्कस करना होगा कि ये इंडिया को अपने क्लाइमेट गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकता है। अपने आंसर को बैलेंस रखिएगा, इसके पोटेंशियल यानी फायदे और इसको लागू करने में आने वाले चैलेंजेस दोनों पर बात करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पर, जो गवर्नेंस से जुड़ा है। हम बात करने वाले हैं पंजाब में शुरू हुए एक बहुत बड़े एजुकेशन रिफॉर्म की, जिसका नाम है शिक्षा क्रांति 2.0। और इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल है, वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट। तो न्यूज़ बिल्कुल टू द पॉइंट है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसका टोटल बजट है 3,500 करोड़, और इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें से 2,500 करोड़ का लोन वर्ल्ड बैंक से मिला है। सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो इसका मेन मकसद यानी गोल क्या है? पंजाब के सरकारी स्कूलों के सिस्टम को आमूल चूल बदलना और उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाना। देखिए, पहले भी काम हुआ है, जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स शुरू की गई, लेकिन अब फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर है। जरूरत है डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। और ये पूरा रिफॉर्म 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। इन्हें समझना जरूरी है। पहला है फाउंडेशनल लर्निंग, यानी छोटे बच्चों की पढ़ने, लिखने और बेसिक मैथ्स की स्किल्स को मजबूत करना। ये नींव है। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट्स, मतलब रेगुलर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से ये चेक करना कि बच्चे सच में सीख भी रहे हैं या नहीं। और तीसरा वोकेशनल एजुकेशन, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल स्किल्स भी देना। यूपीएससी के लिए ये कहाँ फिट होता है? ये जीएस पेपर 2 के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों में सरकारी स्कूल्स की क्वालिटी बेहतर करना ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। इतना ही नहीं, अगर ह्यूमन कैपिटल पर कोई ऐसे आता है तो आप इस इनिशिएटिव को एक जबरदस्त एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। चलिए इसका भी एक क्विक एनालिसिस करते हैं।
इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? फोकस। फोकस सिर्फ एनरोलमेंट पर नहीं है, बल्कि लर्निंग आउटकम्स पर है। मतलब बच्चे क्या सीख रहे हैं उस पर जोर है। इससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इतना बड़ा पैसा है, इसका सही इस्तेमाल कैसे होगा? टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी? इसकी सफलता के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग। और अब कुछ प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स फटाफट। वर्ल्ड बैंक ये 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, IBRD और IDA। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन DC। इसकी फेमस रिपोर्ट्स कौन सी हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इंडिया में सेंटर की इससे मिलती जुलती स्कीम का नाम PM श्री स्कूल्स। गुड टू नो। तो ये रहा आज का आखिरी MCQ। ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोच लिया। सही जवाब है B, यानी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखिए, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये दोनों IMF पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं। इसको जरूर नोट कर लीजिए। और मेंस के लिए इस टॉपिक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन का फोकस ब्रॉड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सोशल सेक्टर में क्या रोल है, और आपको इसमें शिक्षा क्रांति 2.0 को एक केस स्टडी के तौर पर यूज करना है। आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं सिर्फ पैसा ही नहीं देती, बल्कि एक्सपर्टीज और अकाउंटेबिलिटी लाकर एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स। याद रखिएगा, यूपीएससी का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें सिर्फ 2 चीजें आपको आगे ले जाएंगी, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। बस रिवाइज करते रहिए, और ऐसे ही टारगेटेड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट।